नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जहां मैं आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग-अलग कंसेप्ट समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आज का वीडियो आपके सामने अर्थशास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं, जो कई बार आपको समझने के लिए, जानना के लिए ज़रूरी होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पूंजी निर्गत अनुपात। इसको कैपिटल आउटपुट रेशियो और बोलते हैं हम लोग। कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी पूंजी निर्गत अनुपात क्या है? देखिए इसके लिए सबसे सिंपल एग्जांपल, सपोज 3 वस्तु और 1 वस्तु, 4 वस्तु और 1 वस्तु, मतलब एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए आपको कितना और भी खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं 3 रुपया लग रहा है एक अतिरिक्त इकाई को, 4 रुपया लग रहा है एक अतिरिक्त इकाई को बनाने के लिए। तो इसका मतलब है पूंजी निर्गत अनुपात जो है वो वास्तव में ये संबोधित करता है कि आप एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादन चाहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उससे आपको कितनी और खर्च करने की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। यदि आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो आपका जो लागत है वो ज़्यादा है। इसका मतलब आप प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब आपको संक्षेप में कहें तो आपका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा ठीक नहीं है। वो अर्थव्यवस्था को हम लोग उसको कहते हैं ना कि बेहतर नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि खर्चीला ज़्यादा है। इस तरह से संदर्भ कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये 3 रुपया एक अतिरिक्त इकाई के लिए लग रहा है, यहाँ 4 रुपया एक अतिरिक्त इकाई के लिए लग रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा है। सपोज चाइना का जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, भारत का जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, वो चाइना में बेहतर होगा, क्योंकि चाइना में एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने के लिए जो लगता कॉस्ट है, वो भारत में उसी एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने में जो लगने वाला कॉस्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। चाइना में थोड़ा कम होता है, भारत में ज़्यादा होता है। कृषि की हालत भी वही है। हमारे यहाँ कैपिटल इनपुट आउटपुट जो रेशियो हो वो घटिया है। इसी कारण हम लोग का जीडीपी अगर बहुत बेहतर भी हो, बहुत ज़्यादा भी हो, तो हम लोग कुछ खास कर नहीं पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्किट सीमा। ये सर्किट सीमा शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। शेयर मार्केट में जो देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट में शेयरों की खरीद बिक्री, यही बॉन्ड का खरीद बिक्री होता है। कमोडिटीज एक्सचेंज भी है, ऐसा बात नहीं है कि आप कमोडिटीज को खरीद नहीं सकते हैं। लगभग आप समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव को आप आराम से समझ सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर शेयर मार्केट में जानबूझकर या किसी तरीके से मैनिपुलेशन कर लिया जाए और शेयरों के प्राइस को लगातार गिरा दिया जाए, तो शेयर का प्राइस अगर लगातार गिर रहा है तो उस समय क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शेयर मार्केट में ज़्यादा वोलालिटी समझते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, स्थिर बने रहे। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक कंसेप्ट है सर्किट सीमा। सर्किट सीमा इसका मतलब जब शेयर के दाम अचानक बहुत ज़्यादा गिरने लगेंगे, लगातार गिरने लगेंगे, तो शेयर मार्केट को कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ घंटा, जैसे 2 घंटा या 3 घंटा के लिए बंद कर दिया जाता है। उसी को कहते हैं सर्किट सीमा। ये सर्किट सीमा आप अपने इलेक्ट्रिक सर्किट से समझ सकते हैं। जो सर्किट ब्रेकर होता है, जो एक्सेस फ्लो ऑफ करंट होता है वो बहता है, तो सर्किट ऑटोमेटिक क्या होता है, डाउन हो जाता है, जिससे फ्लो ऑफ करंट जो होता है रुक जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह है कि शेयर के मार्केट के अगर शेयर के प्राइस में अगर बहुत तेजी से गिरावट आ रही है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, ऐसा कैसे हो रहा है जानने के लिए, कुछ समय के लिए शेयर बाजार को या कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड सर्किट सीमा। अब आते हैं, अगला टॉपिक है ध्यान आकर्षी उपभोग। ये ध्यान आकर्षी उपयोग क्या है? देखिए, कुछ लोग बहुत दिखावटी होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजों को खरीद लेते हैं जिसका मतलब उपयोगिता ज्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, बड़प्पन तो नहीं कहेंगे, गलत शब्द है, लेकिन मतलब शो ऑफ करने के लिए। जैसे कि सपोज आप 3 डेट तो देखे होंगे कि घड़ी जो है वो समय तो मेरी भी वही दिखाती है,
1 लाख का हो या 10 लाख का हो या 400 रुपया का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो घड़ी जैसे आपको पता होगा हार्दिक पांड्या घड़ी की कीमत 50 लाख रुपया है, तो सोचिए उस घड़ी में आखिर क्या ऐसी खूबी होगी। मतलब उपयोगिता तो सिर्फ समय देखने के लिए है तात्कालिक, अगर हम लोग छोटे दृष्टिकोण से देखें तो जो वस्तु जो सिर्फ और सिर्फ उपयोगिता के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है, दिखावटी दृष्टिकोण से ज्यादा उपयोगी हो, उसको हम लोग कंसेप्ट में कहते हैं ध्यान आकर्षी उपयोग। ठीक है, ये प्रतिकारी शुल्क क्या है? काउंटर वैलिंग ड्यूटी बोलते हैं, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, सीवीडी। सीवीडी देखिए होता क्या है कि पूरा तरह से ग्लोबलाइज हो गया वर्ल्ड, दुनिया में आदान प्रदान लेन देन आयात निर्यात होते रहता है, लेकिन प्रत्येक देश चाहता है कि उसके वस्तुओं का जो डिमांड है वो विश्व के मार्केट में अधिक से अधिक बना रहे। तो इसके लिए प्रत्येक देश अपने यहाँ बहुत से तरीकों को अपनाता है, या तो मुद्रा का डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन कर देता है, बाद में बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन अभी काउंटर वैलिंग ड्यूटीज का मतलब होता है कि संक्षेप में समझिए कि कोई अगर जो निर्यातक देश है, मतलब जो बाहर अपनी वस्तुओं को भेज रहा है, सपोज चाइना, चाइना एक निर्यातक देश है, बहुत बड़ा निर्यातक है, वहाँ बहुत एक्सेस मात्रा में वो एक्सपोर्ट करता है। तो वो क्या करता है, अपने देश के निवासियों को अधिक से अधिक सब्सिडी दे देता है ताकि उस वस्तु का उत्पादन लागत जो है वो घट जाए। अगर कोई देश ऐसा करता हुआ पाया जाए तो इससे प्रभाव क्या होगा, जिस देश में उस वस्तु का इंपोर्ट हो रहा है उसमें उस वस्तु की कीमत जो हो काफ़ी कम होगी। अगर वो वस्तु काफ़ी कम कीमत में अवेलेबल है लोगों को, और वही वस्तु का निर्माण भारत या कोई और देश भी कर रहा है, तो उससे क्या होगी, उस देश के जो प्रोडक्शन मैनेजर है या फिर जो उत्पादक वर्ग है उस काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि उस वस्तु की कीमत, चाइना द्वारा उत्पादित उस वस्तु की कीमत और भारत द्वारा उत्पादित उस वस्तु की कीमत में काफ़ी फर्क आ जाएगा, और इससे भारत का मार्केट चौपट हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से उस समय भारत या किसी भी देश के द्वारा अपने यहाँ के घरेलू निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से जो सब्सिडी देता है जो देश, उसके वस्तु पर एक तरह से क्या करता है, कैंची चलाता है, और उसी के संदर्भ में एक प्रतिकारी शुल्क लाया था। क्या आप इसको एंटी डंपिंग समझते हैं? एंटी डंपिंग, एंटी डंपिंग और काउंटर वैलिंग ड्यूटी देखने में एक जैसा लगता है, दोनों का ओवरऑल मकसद एक ही है, लेकिन दोनों में कंसेप्ट अलग है। देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, अगर कोई वस्तु चाइना में सपोज एक मोबाइल की कीमत 5,000 रुपया है और उसी वस्तु की कीमत अगर भारत में 4,000 रुपया हो, तो ग्रेट डिफरेंस हो गया। तो अगर वस्तु की कीमत में अंतर हो, बहुत ज़्यादा अंतर हो, बाजार मार्केट जो घरेलू बाजार मार्केट है और जो विदेशों के बाजार में जो मार्केट का अंतर है अगर ज़्यादा हो, तो इससे क्या होता है, वही प्रभाव होगा फिर से। तो इस संदर्भ में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है। डंपिंग ड्यूटी का मतलब सीधा सीधा कोई वस्तु बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी दूसरे देश में डंप किया जा रहा है ताकि उस वस्तु की मांग विश्व के मार्केट में अधिक से अधिक हो, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, भारत या किसी भी देश के द्वारा अपने घरेलू निवेशकों को, अपने यहाँ के उत्पादों को सुरक्षित बनाने के लिए, मतलब उसको एक तरह से रक्षात्मक कदम उठाया जाता है, एक तरह से आत्मनिर्भरता का बोध कराने के लिए ऐसी कदम उठाई जाती है ताकि अधिक से अधिक वस्तु जो है हमारे देश में घुसपैठ ना कर जाए। जैसे चाइना का माल तो आप जानते हैं, चाइना मार्केट पूरा तरह से भारत में फैला हुआ है, चाइना के वस्तु, खिलौना, घड़ी, मोबाइल, एवरीथिंग पूरा तरह से चाइना चाइना है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वहाँ की जो वस्तु की जो कीमत होती है वो सरकार के द्वारा मैनिपुलेट की जाती है। सरकार जानबूझकर उसको मतलब एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा देता है उनके अपने यहाँ के निवेशकों को, ताकि अधिक से अधिक निवेश हो सके और वो कम सामान, मतलब कम से कम कीमत पर उस वस्तु को दूसरे देश में बेचता है। तो इसके रिस्पेक्ट में संदर्भ में आता है डंपिंग, और वही है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसी के संदर्भ में एक सेफ गार्ड ड्यूटी भी होता है, सेफ गार्ड ड्यूटी। ये सेफ गार्ड ड्यूटी किसी विशेष वस्तु के संदर्भ में लगाया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा सोलर प्लेट, जो कि भारत में निर्माण होता ही नहीं है, तो अधिक से अधिक सोलर प्लेट भारत में प्रवेश करता है चाइना के दरबार से, तो उसको मतलब एक तरह से रेगुलेट करने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी। देखिए काउंटर वैलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, ऑल आर, सभी के सभी जो है एक तरह से भारतीय या किसी भी घरेलू मार्केट को सुरक्षित बनाने के लिए दूसरे देश के द्वारा जो भेजी गई वस्तु है, जो
क्या कहते हैं, निर्यात की गई वस्तु है उस पर एक तरह से कदम उठाने के लिए लगाया जाता है। ओके ओके अब आते हैं घोर पूंजीवाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? क्रोनी कैपिटलिज्म या घोर पूंजीवाद, इसमें क्या होता है ना कि इसको कह सकते हैं हम कि अपने का भला करना। जब कोई कंपनी है, उस कंपनी में अधिकांश लोग एक ही परिवार के हो, जिसको भाई भतीजा बात कर सकते हैं आप। मतलब एक तरह से ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। जब मतलब आप बायसिंग हो जाते हैं, अपने लोगों को फेवर करने लगते हैं और तोड़ मरोड़ के मतलब एक तरह से अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। दिस इज नॉट ए गुड फॉर एनी गुड इन्वायरमेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब ये किसी भी प्रतियोगी बाजार के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि जानबूझकर आप अपने ही लोगों को अधिक से अधिक फायदा देने के चक्कर में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। दैट इज कॉल्ड घोर पूंजीवाद। और फाइनली है क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी, सब्सिडी तो समझते हैं एक तरह से राहत सरकार के द्वारा अपने लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो क्रॉस सब्सिडी क्या है? सपोज एक क्षेत्र में दिया गया लाभ दूसरे क्षेत्र में जो लगाया गया टैक्स है, दोनों को मेंटेन कर दिया जाता है। मतलब सपोज समझिए कि क्रॉस सब्सिडी का मतलब है कि एक क्षेत्र से प्राप्त किया गया लाभ दूसरे क्षेत्र में दिया गया एक तरह से क्या है, अनुदान, एक तरह से सब्सिडी। दैट इज कॉल्ड क्रॉस सब्सिडी। जैसे रेलवे में सब्सिडी दिया था, रेलवे टिकट में सब्सिडी, रेलवे टिकट हो या फिर आपने एक पहल सुनी है, पहल जिसमें एलपीजी गैस एलपीजी से जुड़ा हुआ है, इसमें सब्सिडी दी जाती है। तो इसमें कैसे सब्सिडी दी जाएगी? हो सकता है इस सब्सिडी को देने के लिए कहीं और से लाभ उठाया गया होगा, हो सकता है किसी और क्षेत्र में अधिक से अधिक टैक्स लगा के या सेस लगा के उससे वसूला गया होगा, और उसका जो लाभ है उस लाभ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसी दूसरे क्षेत्र में, जैसे रेलवे में या एलपीजी में, गैस सब्सिडी में। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस सब्सिडी। तो ये 6 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने क्लियर किया है। इसी तरह के और भी वीडियो जारी रहेंगे। आप अगर इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।